हर कोई तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र है, लेकिन मैं एज ए एक्सपोर्टर मैंने अभी नया नया काम शुरू किया है। मैं कैसे चूज करूँ सही लॉजिस्टिक पार्टनर कौन है, या आप सही कैसे? जब से ये डिजिटल मीडिया आया है, हर एक कंपनी खुद को मतलब वेबसाइट बना के अपने पॉडकास्ट करके वीडियोस बना के रील बना के खुद को दिखा रहे हैं जी हम बहुत बढ़िया, अब बेस्ट है। हम बेस्ट हैं। मतलब करोड़ों की शिपमेंट को कैसे ये बचा सकता है या खराब कर सकता है? एक छोटी गलती आपका सारा मेहनत लेके जा सकती है। आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने तैयार कर लिया, अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा आपके बायर के पास तो उसकी वैल्यू बायर के लिए ख़त्म हो जाती है। मुझे याद है मेरे टाइम में एक बार मैं एक्सपोर्ट कर रहा था, उसकी आज वैल्यू 10-12 करोड़ हो गई। वो लेट हो गई थी एक कार्गो एजेंट की गलती से, वो शिपमेंट ही कैंसिल हो गई। किसी भी अनजान फॉरवर्डर को आपने सिर्फ 10-5 हज़ार रुपए के लिए अपनी शिपमेंट दे देते हो आप, उन्होंने आपके 10-5 हज़ार कम करने के चक्कर में उन्होंने आपकी शिपमेंट में सेंडल करी होती है, क्योंकि फिर आपको पेनल्टी इतनी भरनी पड़ जाती है कि वो आपके सारे मार्जिन उसमें ख़त्म हो जाते हैं। आपने कितना भी अच्छा ऑर्डर बना लिया होगा, कहीं आपने शिपमेंट डिले कर दी, आपने कस्टमर खो दिया लाइफ लॉन्ग के लिए अपना। ऑरेंज स्टार, लोकेश, सरिता तो मुझे 50 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। वो कंडीशंस लगा देते हैं कि ये एक्स्ट्रा होगा, जो कहीं नोट्स में 10वें या 11वें नंबर पे लिखा होगा। गूगल कर लीजिए, आपको जब भी आप देखेंगे पेन पॉइंट ऑफ एक्सपोर्टर्स विद फ्रेट फॉरवर्डर्स, तो हिडन चार्जेस सबसे पहले निकल के आता है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, अगर आप एक्सपोर्ट में हो या इंपोर्ट में हो, ये आपको लाखों, करोड़ों, या कभी कभी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा क्लाइंट जो आपको करोड़ों का बिजनेस देता हो, वो खुश हो सकता है, नाराज़ हो सकता है, लाइफ लॉन्ग क्लाइंट बन सकता है या जा सकता है। और एक छोटा सा हिस्सा एक्सपोर्ट का, मैं खुद एक्सपोर्टर रहा हूँ, 25 साल एक्सपोर्ट किया, एक छोटा सा हिस्सा जिसमें बहुत से एक्सपोर्टर इंपोर्टर तवज्जो नहीं देते, उसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है उनको आइडिया भी नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हमारे पास दो ऐसे एक्सपर्ट आए हैं जो आपको बताएंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लॉजिस्टिक्स का, जो आपकी शिपमेंट जाती है, बाय एयर जाती है या बाय सी जाती है, उसका टाइम पर पहुंचना कस्टमर के लिए, अच्छी तरीके से उसकी कस्टम क्लियरिंग होना, यहाँ भी और वहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन पूरी ठीक से होनी। अगर आप एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में हैं तो ये आपके लिए एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया है। इसको आप एपिसोड को स्टोरी की तरह मत सुनिएगा, एक डायरी और पेन लेके नोट्स बनाइएगा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, और स्पेशली अगर नए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करने वाला। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में लोकेश जी और सरिता। तो ये हमारे मेंटी भी हैं, हम इनकी कंपनी को कोच भी कर रहे हैं। फिर भी मैं इस एपिसोड में कोशिश करूँगा कि किसी भी तरह के वो सवाल जो काम को बढ़ाने के लिए या सेल्स करने के लिए, वैसे नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कि आपका नॉलेज बढ़े और आप अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अच्छी तरह से कामयाब हों, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और किसी तरह का लॉजिस्टिक की वजह से नुकसान ना आपको झेलना पड़े। क्योंकि ये जो तजुर्बा शो है, ये पॉडकास्ट है, ये सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए है, नॉट टू सेल एनीथिंग। कुछ बेचने के लिए हम लोग पॉडकास्ट नहीं करते हैं, हम अपने व्यूअर्स की वैल्यू एडिशन के लिए करते हैं। तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर, Thank बहुत you, खुशी है sir. यहाँ पर आके हमें सर आज। थैंक यू सर, बहुत खुशी हो रही है आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सर। तो लोकेश और सरिता, ये बताओ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लॉजिस्टिक क्या रोल प्ले करता है? हाउ कैन इट मेक और ब्रेक किसी की, मतलब करोड़ों की शिपमेंट को कैसे ये बचा सकता है या खराब कर सकता है? क्या रोल है लॉजिस्टिक का? सर मैं कहना चाहूँगा लॉजिस्टिक्स आपके पूरे शिपमेंट का हार्ट है। एक एक्सपोर्टर पहले तो ऑर्डर लाने में पूरी मेहनत लगाता है, उस शिपमेंट को तैयार करने में पूरे जी जान लगा देता है, फंड्स इकट्ठे करना, लेबर इकट्ठी करना, मिल पे कपड़ा बनाना, सब कुछ तैयार करना। बट वो ध्यान कहाँ लूज़ कर देता है इस बीच में, लॉजिस्टिक्स पार्ट में, कि आपने गुड्स तो बना लिए बट वो सही समय पे सही कंडीशन में बायर तक पहुँचे नहीं पहुँचे, और वही क्रक्स होता है सर। और यहीं पर ही एक्सपोर्टर्स को मैं कहना चाहूँगा फोकस लॉजिस्टिक्स पे बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी गलती आपका सारा मेहनत लेके जा सकती है आपका। सर, अगर आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने तैयार कर लिया, अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा आपके बायर के पास तो उसकी वैल्यू बायर के लिए ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज टाइम पे डिलीवरी करना एंड देन टाइम पे मार्केट में पहुंचना उसका बहुत ज़रूरी होता है।
और लॉजिस्टिक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। मुझे याद है मेरे टाइम में एक बार मैं एक्सपोर्ट कर रहा था, कोई 1 करोड़ की शिपमेंट उस समय में, आज से 25-30 साल पहले, जिसकी आज वैल्यू 10-12 करोड़ होगी। वो लेट हो गई थी एक कार्गो एजेंट की गलती से, और वो शिपमेंट ही कैंसिल हो गई, पोर्ट पे पड़ी रही, डैमरेज पड़े, बायर नाराज़ हो गया, चला गया। मतलब मुझे लगा कि ये क्या, मैंने तो किसी को ऐसे ही 10-20 हज़ार रुपये उसने सस्ता कोट कर दिया था, दे दिया, मेरा तो नुकसान ही 10 करोड़ का हो गया, समझ लो, मोटा मोटा। तो ऐसी कौन सी 3 गलतियाँ जो एसएमई एमएसएमई जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं, ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियाँ वो करते हैं लॉजिस्टिक के मामले में, जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान या कस्टमर का जाना गंवाना, क्योंकि कस्टमर बनाने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भाई बहुत पैसे लगते हैं। फेयर में जाओ, इंटरनेशनल ट्रैवल करो, लाखों रुपए में तो एक कस्टमर बनता है। ये ई-कॉमर्स नहीं है कि 1000 रुपये में कस्टमर मिल गया। बिल्कुल सर। तो क्या 3 बड़ी गलतियाँ आपने देखी हैं इतने सालों में? कई साल हो गए होंगे आपको, कितने साल हो बिल्कुल गए? सर हम लोग बिजनेस में 20 साल से हैं, और इन 20 सालों में हमने कई सारे एक्सपोर्टर्स की शिपमेंट हैंडल करके देखा है कि कैसे लोग कहाँ कहाँ गलती कर जाते हैं। तो मैं समराइज़ करूँगा सर, आपने बोला जैसे 3 मेजर गलतियाँ क्या करते हैं। तो एक गलती होती है सर कि आपने अपने बायर के साथ में टर्म्स क्या एग्री करे हैं। कई सारे एक्सपोर्टर्स को यही पता नहीं होता है कि हमारे शिपिंग टर्म्स एग्री क्या हुए हैं। हमारा C&F है, हमारा FOB है, उनको इसी का अंतर ही नहीं समझ में आता ये होता क्या है। हमारे पास आते हैं कि साहब हमारी शिपमेंट को वहाँ पहुँचा दो। कईयों की LDP होती है, लैंडेड ड्यूटी पेड। हाँ जी। तो उनको DDP, DDU, DAP इनका मतलब ही पता नहीं होता है, और यहीं पे बायर भी उनको बहुत स्मार्टली घुमा देता है कि मैंने आपको ऑर्डर दे दिया। और जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्टर का सारा ध्यान होता है ऑर्डर लेने पे, कि बस मुझे ऑर्डर मिल जाए। वो इस बीच में ये भूल जाता है कि मेरे शिपिंग टर्म्स एग्री क्या हुए हैं। सर दूसरी गलती करते हैं आप लोग कि किसी भी अनजान फॉरवर्डर को आपने सिर्फ 10-5 हज़ार रुपये के लिए अपनी शिपमेंट दे देते हो। आप कैसे कर सकते हो आप ये काम? आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे, टाइम स्पेंड करा एक बायर को ढूंढने के लिए, और सिर्फ 10-5 हज़ार के लिए आपने पूरी शिपमेंट उसको दे दी। और वो भी करोड़ों की शिपमेंट, करोड़ों की शिपमेंट, जिसमें कि आपने पूरी मेहनत लगाई हुई है। आपने सिर्फ बचाए 10,000 रुपये, और कहीं आपका शिपमेंट डिले हो गया बाय रॉन्ग हैंडलिंग, तो आपने क्या लूज करा सर? अपने बायर का ट्रस्ट, अपनी शिपमेंट की, अपनी कंपनी की रेपुटेशन, प्लस जो वहाँ पे डैमरेज डिटेंशन कुछ आ गया, तो आपका सारा मार्जिन आपने औसतन कितना कमाया होगा? 8%। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे रॉन्ग नॉलेज और रॉन्ग फॉरवर्डर की वजह से आपने अंत में दे दिए 12%, तो आपने कमाया कितना? आपने लॉस कर दी 4% का ऊपर से अपना। तीसरी गलती और क्या करते हैं कि आप बिफोर फाइनलाइजिंग, अपना फॉरवर्डर फाइनल करने से पहले चेक करें कि उस फॉरवर्डर को आपकी इंडस्ट्री का नॉलेज है कि नहीं है। आप में से कई लोग एक्सपोर्ट में होंगे, प्रिंटिंग के, फार्मा के, फैशन के, इंडस्ट्रियल के, तो आपको पूछना है अपने फॉरवर्डर से, भैया आपने किसी का पहले ऐसा काम करा है? तो टेक रेफरेंसेस फ्रॉम देम। जैसे कि अभी लोकेश ने बोला कि आप 5,000 10,000 फ्रेट बचाने के चक्कर में आप किसी को भी शिपमेंट पकड़ा देते हैं, फिर बायर की डिले शिपमेंट होने पे बायर की पेनल्टी भी आती है। इंडस्ट्री में बहुत कॉमन टर्म है, शिपमेंट लेट हो गई बायर से 5% की पेनल्टी आ जाएगी, या फ्रेट अगर आपकी शिपमेंट सी से जा रही है तो आपके टर्म्स ऐसे भी होते हैं बायर के साथ में कि अगर टाइम से नहीं आई या टाइम से नहीं पहुंची तो फिर आपको वो एयर फ्रेट करनी होती है, क्योंकि फिर आपको पेनल्टी इतनी भरनी पड़ जाती है कि वो आपके सारे मार्जिन्स उसमें ख़त्म हो जाते हैं, प्लस आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर को फाइनल करने से पहले आपको उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, और प्लस आपको देखना है कि वो आपकी इंडस्ट्री में पहले वो शिपमेंट्स हैंडल कर चुका है या नहीं है, और वो कितनी कंट्रीज़ में सर्विसेज दे रहा है वो फॉरवर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। आज के समय बायर को चाहिए विजिबिलिटी कि मेरी शिपमेंट समय पे कहाँ पर है, और बहुत सारे फॉरवर्डर्स आपको विजिबिलिटी नहीं देते हैं बिकॉज उन्होंने आपके 10-5 हज़ार कम करने के चक्कर में उन्होंने आपकी शिपमेंट में हैंडल करी होती है। वो आपको बता ही नहीं सकते कि शिपमेंट समय पे कहाँ पर है, किस एयरलाइंस पे जा रही है, मेरा ऑनवर्ड क्या है, मेरी ट्रकिंग कब होगी, मेरे लास्ट में डिलीवरी कब होगी, और बायर इसी चीज़ से पिस्ड ऑफ हो जाता है और वो आपको ऑर्डर अगला नहीं मिलेगा। आपने कितना भी अच्छा ऑर्डर बना लिया होगा,
कहीं आपने शिपमेंट डिले कर दी, आपने कस्टमर खो दिया लाइफ लॉन्ग के लिए अपना। तो एज अ कंपनी हम इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं कि समय समय पे हम अपने कस्टमर्स को अपडेट करते हैं शिपमेंट्स का, कि शिपमेंट समय पे कहाँ पर है और कब डिलीवरी होने वाली है, बिकॉज बायर को चाहिए अपडेशंस। मान लीजिए मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है, छोटी सी शिपमेंट है, 500 किलो की, बाय एयर जानी है। आपने कोट किया, मान लीजिए यहाँ से यूएसए का क्या रेट होगा आजकल? सर अभी चल रहा होगा हमारा 400 रुपये के हेयर फेयर में। 400 रुपये किलो, हाँ 500 किलो की शिपमेंट है। हाँ जी। अब दूसरा कोई आके मान लो मुझे कहता है जी ये तो 400 रुपये ज़्यादा बता रहे हैं, 350 लगते हैं। तो क्या ऐसी हिडन चीज़ें हैं इस कहानी में जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए कि मैं कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बन रहा हूँ, और ये सोच के कि ऑरेंज स्टार, लोकेश, सरिता तो मुझे 50 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रही थी, ये बंदा 350 देगा, मैं तो शिपमेंट उसको दे दूँगा। क्या ऐसे हिडन चार्ज होते हैं जो एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर को ध्यान रखने चाहिए, स्पेशली जब प्राइस कंपेयर कर रहा हो और सस्ते को दे रहा हो ये सोच के कि ये सस्ता है? सर हम एक्सपीरियंस करते हैं ये चीज़ें कि हमको रोज़ सुनने में आती है कि जी आपका कोट यहाँ 10 रुपये ज़्यादा है या 50 रुपये ज़्यादा है। तो सर एक पैरामीटर्स होते हैं आपको चेक करने के लिए। पहला, अगर आप एयर फ्रेट कर रहे हैं तो आपने जो कोट लिया है अपने फॉरवर्डर से, आप ये चेक करो कि आपका जो एयर फ्रेट है, जो एयरलाइंस है, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। पहली चीज़, अगर इनडायरेक्ट है तो उस फ्लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हफ्ते में 1 दिन है, 2 दिन है या 5 दिन है। क्योंकि आपने अगर सस्ते के चक्कर में एयरलाइन ऐसी चूज़ कर ली जो हफ्ते में 1 दिन जा रही है, तो 1 दिन का डिले कहीं मिस हो गया, आपकी शिपमेंट 1 हफ्ता डिले हो चुकी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोग ऑल इंक्लूसिव प्राइस नहीं बताते अपना, वो कंडीशंस लगा देते हैं कि ये एक्स्ट्रा होगा, जो कहीं नोट्स में 10वें या 11वें नंबर पे लिखा होगा। हम लोग नहीं पढ़ते उसको, हम पढ़ते हैं ऊपर में, और जब बिल आता है तो वही फॉरवर्डर आपको पढ़ के दिखाता है, सर ये मेरे पॉइंट्स में लिखा हुआ था। एज अ कंपनी वी हैव दिस पॉलिसी, हम जो लिख देते हैं सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है शिपमेंट के वजन के साथ में। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हम लोग सा करते हैं इस केस में। सर, हिडन चार्जेस आर द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स। आप गूगल कर लीजिए, आपको जब भी आप देखेंगे पेन पॉइंट ऑफ एक्सपोर्टर्स विद फ्रेट फॉरवर्डर्स, तो हिडन चार्जेस सबसे पहले निकल के आता है। तो हिडन चार्जेस में आपको देखना है कि आपकी पहले शिपिंग टर्म क्या है। उस शिपिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी शिपमेंट के माइलस्टोन पता करने हैं कि आपकी फैक्ट्री से पिकअप हो रहा है और आपके बायर के डोर डिलीवरी तक क्या क्या माइलस्टोन आएंगे, वो सारी माइलस्टोन की कॉस्ट कवर्ड है या नहीं है। सो होता क्या है, एयर फ्रेट दे दिया आपने, कस्टम क्लियरेंस ऐड नहीं किया, या आपने डेस्टिनेशन ट्रैकिंग ऐड नहीं करी, मे बी आपने कोई वेयर हाउस चार्जेस ऐड नहीं करे, वो आपके हिडन चार्जेस के अंदर में फ्रेट फॉरवर्डर्स लगा देते हैं। एंड देन नोट्स में वो नीचे लिख देते हैं दैट उन हिडन चार्जेस का कुछ पता नहीं होता। व्हाट वी डू एज अ कंपनी इज़ वी कम्प्लीटली एजुकेट। वी गेट लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम न्यू इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, वो पूछते हैं, हम उनको रेट देते हैं, तो वी कम्प्लीटली एजुकेट देम कि आपकी शिपमेंट की जर्नी के ये माइलस्टोन होंगे according to this shipping term, and then we give them the charges. So if the shipment, अगर वो shipment उन्हीं milestone के अंदर रहती है तो कोई hidden charge नहीं आता। and if it all comes then they are aware कि क्यों आया है, क्या है। तो it is completely transparency जिसके साथ में हम काम करते हैं। कोई ऐसी रियल स्टोरी बताओ जहाँ पर एक्सपोर्टर ने या इम्पोर्टर ने कोई गलती की हो, बहुत बड़ा नुकसान खाया हो, आपको ना दे के कहीं और चला गया या कहीं सस्ते के चक्कर में फंस गया। कोई रियल स्टोरी है आपके सामने पिछले 10 साल 5 साल में? एक लुधियाना के एक्सपोर्टर थे हमारे साथ में, पिछले 8 साल से हमसे काम कर रहे थे। उनकी कंपनी में एक नया सप्लाई चेन का आता है, अच्छा, मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर जो होते हैं, वो आए, उन्होंने अपना कोई एक फॉरवर्डर इंट्रोड्यूस करवाया और लाला जी को खुश करने के लिए कि साहब आपका पुराना फॉरवर्डर से मैं 10% सस्ता लेकर आ गया हूँ, हम इससे काम करते हैं। और हमें बगैर बताए उन्होंने वो शिपमेंट उनको दे दी, और शिपमेंट देने के तीसरे दिन बाद हमें फ़ोन आता है लाला जी का कि लोकेश जी आपकी मदद चाहिए। मदद क्या चाहिए कि शिपमेंट हमने किसी नए को दे दी है और कस्टम में वो शिपमेंट उन्होंने उसको होल्ड कर लिया है कि वैल्यू मिसमैच का केस है आपके। और मैंने अपने उससे पूछा, उस एक्सपोर्टर में मैनेजर से पूछा कि भैया ऑरेंज स्टार पिछले 8 साल से शिपमेंट हमारी कर रहा है, ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ? उसके बाद जवाब नहीं था। सिंपल से केस है कि आपके फॉरवर्डर का कस्टम में रेपुटेशन कैसी है।
अगर आपका फॉरवर्डर किसी गलत एक्सपोर्टर का और भी काम करता है तो कस्टम उस नज़र से देखेगा कि आप इसका भी शिपमेंट गलत वाला ही आपका कस्टमर होगा। एज अ कंपनी सर हमारा कस्टम रिकॉर्ड पूरा क्लियर है। हम लोग किसी भी गलत एक्सपोर्टर का जो कम पेपर वर्क्स दे या जो कम वैल्यू पे एक्स्ट्रा सामान क्लियर करने की बात करें, वो काम करते ही नहीं हैं। और जहां उन्होंने बचाए 10%, शिपमेंट सर डिले हुई कम से कम 8 से 10 दिन। शिपमेंट मार्क हो गई फिजिकल चेक के लिए, वैल्यू एविडेंस के लिए, शिपमेंट डिले हुआ, डैमरेज आया, डिटेंशन आया, तो जहां बचाए से उन्होंने 10 रुपये, आई थिंक 10 रुपये ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, उनके पल्ले से गए हैं करीबन लाख रुपए। मेरे पास भी सर ऐसे तो केसेस हमारे पास आते रहते हैं कि आपका रेट ज़्यादा है, हमने किसी और को दे दिया, बट देयर हैज़ बीन केसेस वेयर इन द कस्टमर हैज़ केम बैक टू अस। एक ऐसा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने एक शिपमेंट, हम रेगुलर शिपमेंट कर रहे थे, बट बिकॉज कंपैरिजन चलता रहता है, कंपनी के अपने क्राइटेरियाज होते हैं, तो हम शायद L2 आए थे, L1 जो आए थे उनको शिपमेंट दे दी। डेस्टिनेशन पे जाके उनकी शिपमेंट में 1.5 लाख रुपए की ड्यूटी आई एंड द डेस्टिनेशन वाज USA, और वो 1.5 लाख की ड्यूटी बायर ने इनको बिल कर दिया, कस्टमर को। एंड देन उनका मेरे पास पलट के फ़ोन आता है कि आपके से हमने जब भी शिपमेंट भेजी है कभी भी हमें ड्यूटी नहीं लगा, और अब ऐसा कैसे हो गया कि सेम शिपमेंट कुछ भी चेंज नहीं किया एंड देन हमें ड्यूटी लग गई। सर लेबल बनाना, पेपर वर्क बनाना भी अपने आप में एक स्किल है, तो हम एक एक डॉक्यूमेंटेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि डेस्टिनेशन पे जाके शिपमेंट स्टक ना हो जाए, सही HS कोड में फ़ाइल हो, ताकि आगे ड्यूटी ना आए, और वी नो कि काम कैसे हो रहा है, कैसे करना है, तो वो चीज़ हमको पता होती है। आज तक उनकी शिपमेंट में ड्यूटी नहीं आई, बट द मोमेंट उनको ड्यूटी आई उन्होंने वापस से काम ट्रांसफ़र कर दिया एंड टचवुड काम हमारे पास में, अब वो देते नहीं हैं किसी को काम। अच्छा, अब देखिए, हर कोई जो भी कार्गो एजेंट जिसको हम बोलते हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर कह लो, हमारा टाइम में कार्गो एजेंट बोलते थे, आजकल थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया जी लॉजिस्टिक पार्टनर, पर है भी पार्टनर, बिजनेस का एक अहम हिस्सा है। मेरे टाइम में तो 2 ही थे मेरे पास, और वो फैमिली का ही हिस्सा थे। हम साथ में उठते बैठते थे, लंच डिनर करते थे, एक दूसरे के घर में शादियों पे बच्चों के जाते थे। तो वो रिश्ता हमने, क्योंकि हम समझते थे इम्पोर्टेंस, मार खा के ही समझता हर आदमी, हमने भी खाई थी अच्छी खासी, लेकिन चूज़ कैसे करें सही कौन है? हर कोई तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र है कि जी मेरे से सत्यवादी कोई और है नहीं, मैं सच बोलता हूँ, मैं हमेशा सही चार्ज करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन मैं एज ए एक्सपोर्टर, मैंने अभी नया नया काम शुरू किया है, मैं कैसे चूज़ करूँ कि सही लॉजिस्टिक पार्टनर कौन है, या आप सही कैसे हो? क्या मैं 2-4 रेफरेंस लेके उन्हें फ़ोन करूं? क्या क्राइटेरिया 1 2 3 4 ज़रा लिस्ट पे बताना। आप बताओ सरिता जी इसको। क्राइटेरियाज सर, आपने सही बोला कि ट्रस्ट कैसे किया जाए। ऑफ कोर्स मार्केट में कितने टाइम से हैं, उनकी कंप्लेंट्स हैं या नहीं हैं, वो तो देखना ही है। उसके साथ साथ जब आप किसी भी फॉरवर्डर से बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप अगर उनके अपनी शिपमेंट कर रहे हैं, तो सामने जो बंदा आपसे बात कर रहा है एज अ फ्रेट फॉरवर्डर, वो आपको कितना एजुकेट कर रहा है आपकी शिपमेंट के बारे में, कितनी आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और आपको डिटेल में कितना समझा रहा है, एंड देन आपको प्रपोजल कितना डिटेल में भेज रहा है। आई थिंक वो एक इनिशियल स्टेज है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके बाद यू कैन गूगल अबाउट द फॉरवर्डर। जैसे हमारी गूगल रेटिंग्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, विच अगेन शोज अ क्रेडिबिलिटी एज अ फ्रेट फॉरवर्डर कि हम काफ़ी रिलायबल फ्रेट फॉरवर्डर हैं। पर क्या 2-3 नाम लेके जिनके सेटिस्फाइड क्लाइंट हो आपके साथ, 7-8 साल से काम कर रहे हो, उससे चेक करना चाहिए फ़ोन करके एक्सपोर्टर इंपोर्टर, क्योंकि इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर हम बता सकते हैं आपको कि मार्केट में ऐसे कई सारे, अब जब से ये डिजिटल मीडिया आया है, हर एक कंपनी खुद को मतलब वेबसाइट बना के, अपने पॉडकास्ट करके, वीडियोस बना के, रील बना के खुद को दिखा रहे हैं जी हम बहुत बढ़िया फॉरवर्डर्स हैं, हम बेस्ट हैं। सर पैरामीटर्स पहला है कि आप उनके चेक करिए एफिलिएशंस, कि वो पहले बात आइटा हैं, फिएटा हैं, MTO हैं कि नहीं है। हम लोग हैं, हमारे पास आइटा, फिएटा, MTO है। इसके अलावा सर हम लोग जितने भी बड़े 3 रेप्यूटेड नेटवर्क्स हैं, हम लोग WCA के मेंबर हैं, हम लोग GLA के मेंबर हैं, हम लोग OLO के मेंबर हैं।
इनके तहत हम लोग शिपमेंट वर्ल्ड वाइड कहीं भी कर सकते हैं। 220 शहरों में हम आपकी शिपमेंट्स डिलीवर कर सकते हैं और हम इंपोर्ट लेके आ सकते हैं, एंड ऑल विद फुल कॉन्फिडेंस। आज के समय पे सर हमें हंसी आती है, कितने सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो खुद को दिखा रहे हैं हम लोग एक बहुत एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ छलावा है सर, छलावा। वो शिपमेंट हमारे पास लेके आते हैं, हमसे रेट लिया 200 रुपये का, 220 रुपये का बेच के अपना आपसे सिर्फ कराते हैं। हमसे करते हैं। उनका ना कोई वेयर हाउस है, ना कोई टीम है, ना कोई सेटअप है, उन्हें पता भी नहीं है। सिर्फ उनको पता क्या है, वीडियो बनाना है, कस्टमर्स इन करना। वी नो वी डू इट एवरीथिंग विद आवर ओन हैंड्स। सर्टिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, हम लोग डेंजरस गुड्स अपने हाथों से करते हैं। हमें पता है कौन सी एयरलाइंस कहाँ जाती है, रूटिंग क्या है। आज आप किसी भी एयरलाइन से पूछिएगा, उस फॉरवर्डर से पूछिए कि मेरे को 4 नाम बता दे कि यूके के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कौन सी है, एंड आई एम वेरी श्योर उनको पता ही नहीं है। दे आर नॉट इन द बिजनेस सर, बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी आपने बोली वेरी वैलिड सर पॉइंट की वी कैन गिव यू एन नंबर ऑफ रेफरेंसेस। आज के समय पे जितने भी नॉर्थ इंडिया के बड़े पब्लिशर्स हैं, दे ऑल आर वर्किंग विद अस। आप जितने भी लेदर के कस्टमर्स हैं, दे आर वर्किंग विद अस। आप ऑटो कंपनीज की बात करें, बड़ी से बड़ी ऑटो कंपनीज, दे आर वर्किंग विद अस। तो नाम गिनाने के हमारे बहुत सारे हैं सर, एंड एनीबडी कैन चेक। आज के समय पे छुपाना बहुत मुश्किल है कि आप नकली हो या असली हो। असलियत एक शिपमेंट के बाद ही पता चल जाती है। बट वी वांट आफ्टर दिस पॉडकास्ट आपको पता चल जाए कि हु इज़ बेस्ट। नहीं, हमसे कस्टमर मिलने भी तो आए थे देखने के लिए, जस्ट टू वेरीफाई। दे हैव बीन केसेस सर जहाँ पे कस्टमर हमारे इंस्टाग्राम चैनल से ऑरेंज स्टार के बारे में पता करके वेरीफाई करने आए हैं, क्योंकि ये भी है कि वीडियोस तो काफ़ी बन रहे हैं इंस्टाग्राम पे, पर वो रियल में है या नहीं है, ऑफिस भी है कि नहीं है, ऑफिस भी है या नहीं है, घर से ही काम कर रहा है बंदा। यस। तो सर पिछले ही महीने एक सरदार जी आए, पंजाब से आए, चंडीगढ़ से, डेरा बस्ती से आए थे वो। उन्होंने आके पहले ऑफिस देखा कि हम दोनों से मिले कि हाँ आप लोगों को मैंने आपकी इंस्टाग्राम रील देखी थी, समझे, तसल्ली करी। फिर हमसे मिलने के बाद चाइना गए, उन्होंने कंटेनर्स बुक करे, उनका हमने रिकॉर्डिंग भी करवाई थी, लाइव टेस्टिमोनियल बना के हमने पेज पे भी डाला हुआ है। आप सब लोग जाके चेक कर सकते हैं, ए रियल टाइम टेस्टिमोनियल वहाँ से। बिल्कुल नए थे वो, बिल्कुल नहीं। और फर्स्ट टाइम आके ऑफिस चेक किया, पहली आपसे शिपमेंट मिले। उनकी हमने उतारी है। उन्होंने वीडियो में बोला ये चीज़ कि मैंने 3 कंटेनर बुक कराए हैं चाइना से, एंड ऑरेंज स्टार ने मेरी हेल्प करी है पूरी पिकअप से लेकर डिलीवरी तक में, ऑल हैसल फ्री। एक टर्म बड़ी चलती है क्लियरेंस में, डैमरेज। ये क्या होता है? एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो स्पेशली नए हैं, मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ जो नए हैं। ज़्यादातर लोग पुराने मार खा के सीखे हुए होते हैं। जो नए इस फील्ड में घुस रहे हैं, या 6 महीने साल हुए हैं, या आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और पुराने अगर अपने करंट फॉरवर्डर से दुखी हैं, परेशान है, वो उनको दुखी कर रहा है, उनसे नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बड़ा वैल्यूएबल है। तो डैमरेज एक टर्म बहुत आती है कि यहाँ डैमरेज लगा, डेस्टिनेशन पे डैमरेज लगा। ये डैमरेज क्या होता है, क्यों लगता है, कैसे बचाना चाहिए? 3 चीज़ें। सर घर में आपकी बिजली चल रही है, पूरे घर की बिजली चल रही है आपकी, हाँ, किस पे टिकी हुई है? एमसीबी पे। आपने कहीं लोड बढ़ा दिया, एमसीबी ट्रिप कर गई हाँ, और फ्यूज़ उड़ गया। डैमरेज वही है, आपको अपना डैमरेज लगने नहीं देना है। कहीं डैमरेज आपकी शिपमेंट में आ गया तो आपका सारा मुनाफा है क्या डैमरेज, पहले ये तो बताओ। सर आपका शिपमेंट पहुंचा डेस्टिनेशन पे, एयरपोर्ट पे पहुंचा, और आपके कस्टम में कागज़ जब प्रेजेंट होते हैं क्लियरेंस पर्पस के लिए, कहीं में कुछ भी गलती निकल गई। गलती क्या होती है? आपका एचएस कोड गलत फाइल हो गया है, आपने मिसमैच करा है अपनी शिपमेंट्स के पीसीस के रेट में और वेट में, आपने मिस डिक्लेयर कर दिया है अपनी शिपमेंट को। लेट्स से आपने डाला है उसमें लेडीज टॉप, और किसी ने सिर्फ हाफ स्लीव्स का टॉप, फुल स्लीव्स का टॉप में भी, इतनी गलती में भी लोग कस्टम पकड़ लेता है कि आपने मिस डिक्लेयर करा है, बिकॉज उसमें आपकी ड्यूटी का परसेंटेज फ़र्क आ जाता है। आपने सब देखा ही होगा कि लेडीज़ टॉप में अगर आपका है बटन वाला है या जिपर वाला है, और आपने तवज्जो ना देके आपने सिंपल टॉप लिख के डाल दिया, कस्टम विल टेक दिस एज अ मिस डिक्लेरेशन केस, और उसमें आपको आएगी पेनल्टी। कहीं शिपमेंट डिले हो गई तो आगे डैमरेज। आपकी शिपमेंट अगर एक समय से ज़्यादा कस्टम में रहती है तो उसका आपको कस्टम को रेंट देना पड़ता है, उसको बोला था डैमरेज। ये सब बेसिकली पोर्ट स्टोरेज चार्जेस होते हैं, जो ओरिजिन पे भी आ सकते हैं, डेस्टिनेशन पे भी आ सकते हैं। तो मिस डिक्लेरेशन का केस जैसे लोकेश ने बताया ये है, इसको अवॉइड करने का जो तरीका है वो यही है कि शिपमेंट अच्छे से प्लान हो, आपकी शिपमेंट
डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले कंसाइनी से सारे डॉक्यूमेंट्स हम फॉरवर्डर के एजेंट के पास में आ जाने चाहिए। बिफोर प्लानिंग द शिपमेंट सारी डिटेल हम कैसे करते हैं अवॉइड करने के लिए, हम जब शिपमेंट ओके हो जाती है बिफोर सेंडिंग द शिपमेंट हम अपने एजेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, वो कंसाइनी से कोऑर्डिनेट करता है, ही टेक्स कॉन्फर्मेशन ऑन जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए डेस्टिनेशन पे क्लियरेंस के लिए, वहाँ से ओके हो जाता है। उसके बाद हम शिपमेंट प्लान करके भेज देते हैं, जिसकी वजह से ज़ीरो डैमरेज केसेस रिपोर्ट होते हैं। इट्स लाइक आई थिंक हमारे पूरे इंटायर उसमें 0.001% डैमरेज के केसेस होंगे। एंड तो अवॉइड किया जा सकता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि ये आना ही आना है। और सर हर जगह लाइक अगर मैं एयर की बात करूँ तो पोर्ट स्टोरेज के ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी शिपमेंट इंडिया आ रही है तो इंडिया में 48 आवर्स का टाइम है, लैंडिंग से लेकर के रिलीज तक 48 आवर्स का टाइम है, आपका डैमरेज स्टोरेज फ्री होता है। तो 48 घंटे बाद किराया चालू हो जाता है, शुरू हो जाएगा। और बहुत भारी होता है। यस, बहुत भारी होता देयर आर कंट्रीज जहाँ सिर्फ 24 आवर्स 24 है। hours तो हम शिपमेंट इवन डेस्टिनेशन पे जब भेजने से पहले ये भी देखते हैं कि शिपमेंट पहुँच कब रही है, ताकि वहाँ पे वर्किंग आवर्स हो और वो शिपमेंट विद इन वर्किंग आवर्स क्लियर हो जाए, आगे फर्दर वीकेंड के उसमें ना फंसे। तो बहुत डिटेल्ड प्लानिंग करनी पड़ती है हर शिपमेंट को लेके। मेरा एक शिपमेंट में ऐसे कागज़, मैंने ताइवान से कपड़ा मंगाया था, 20-22 कंटेनर थे और वो कागज़ ठीक नहीं थे। तो कस्टम में यही हुआ कि मैच नहीं हो रही डिस्क्रिप्शन। आपने बोला 400 GSM है, ये 425 GSM है। बिल्कुल उस चक्कर में शिपमेंट 6 महीना अटक गई। मेरे को 75 लाख रुपए डैमेज लगा और 5 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल हुए। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ कितनी महंगी पड़ सकती हैं आपको। डैमेजेस तो छोड़ो, पूरी की पूरी शिपमेंट कैंसिल हो सकती है अगर कस्टम में एक बार फंस गई, कागज़ ठीक नहीं है। अब कागज़ों पे बात आती है। मैं नया एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पास एक्सपोर्ट मैनेजर नहीं है, मुझे खुद को पता नहीं है। क्या आप पेपर वर्क में भी हेल्प करते हो कि पेपर आप बनवा दो उसके? बिल्कुल सर। कोई नया एक्सपोर्टर हो, छोटा हो, देख रहा हो, पहली शिपमेंट कर रहा हो, उसके पास ना एक्सपोर्ट मैनेजर है ना खुद को पता है, वो उसके पास ऑर्डर है, उसकी आप पूरी एंड टू एंड मदद कर देते हो कागज़ बनवाने में? बिल्कुल सर, हमारी ऑपरेशंस टीम आपको पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक पूरा गाइड करती है कि आपको कागज़ कैसे बनाने हैं, आपको HS कोड कैसे तैयार करना है, आपका AD कोड हम एयरपोर्ट आप कागज़ बना देते हो कि भाई मेरे पास ना टाइपिस्ट है ना कुछ है, सर, आप हम बना? आपकी हेल्प कर सकते हैं, बनाना आप ही को होता है सर। एनी लाइसेंस रिलेटेड टू इम्पोर्ट लाइक IC हो गया, आपका AD कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब में हम हेल्प करते हैं। लेकिन अगर इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, तो सर दिस इज समथिंग जो आपको पता होता नहीं, है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट तो वही बनाएगा। हाँ, Yes. वही बनाएंगे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी शिपिंग बिल, डॉक्यूमेंटेशन, टाइपिंग, वो सब हम काम है सर, वो आपका सब है, हमारा है हमारा सर, वो काम सब है। हमारा है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट वो आपको दे देगा, ऑर्डर की कॉपी दे देगा, भाई अब बाकी आप देख लो। यस, तो वो कस्टम के हमारा हिसाब काम से, है। एक्सपोर्ट के हिसाब से, एयरलाइन शिपिंग लाइन के हिसाब से आप बना वो दोगे। फिर हमारा बिल्कुल काम सर, है very सर, good। वो हमारा काम है। अब एक और वर्ड बड़ा आता है, डिटेंशन। और डिटेंशन में माना एक वर्ड है, शिपमेंट फंस गई, फंसने में एक्सपोर्टर पे पेनल्टी भी लग सकती है, और कुछ भारी गलती करी है या जान के करी है अनजाने में करी है, शिपमेंट डिटेन हुई है तो उस पर किसी किसी को जेल भी हो सकती है। मान लो कोई ऐसी चीज़ निकल आई जो उसने डिक्लेयर नहीं करी, जो इलीगल है। तो ये डिटेंशन क्या होती है और आप कैसे मदद करते हो एक्सपोर्टर की, उसकी शिपमेंट ना यहाँ ना वहाँ जहाँ जा रही है डिटेंशन में ना जाए? पहले तो डिटेंशन क्यों होती है, क्या वजह हैं, आप लोग को ज़्यादा मालूम है। और आप कैसे इंश्योर करते हो कि कोई सच में सच्चा आदमी ना फंसे? गलत फंसा तो ठीक है, उसका फंसना जायज़ है, उसने डिक्लेयर किया है जी कि इसके अंदर मैं ये चीज़ भेज रहा है इलेक्ट्रॉनिक, या ड्रग्स बेच रहा है, या कोई और इलीगल चीज़ बेच रहा है जो कहीं पे बैन है, या अंडर वैल्यू कर रहा है उसको चीज़, या ज़्यादा वैल्यू कर रहा है ड्रॉबैक इंसेंटिव लेने के लिए। बहुत सारे झमेले चलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। यस, तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि डिटेंशन ना हो? कम से कम आपसे जो शिपमेंट जा रही है कोई गरीब आदमी, सच्चा आदमी ना फंसे। सर डिटेंशन से बचने के लिए सर एक होती है कस्टम डिटेंशन, एक होती है डिटेंशन बाय शिपिंग लाइन, डिटेंशन चार्जेस बाय शिपिंग लाइन। तो आई थिंक हम यहाँ पे कस्टम डिटेंशन की बात हाँ, कर रहे हैं। custom। कस्टम डिटेंशन सर तभी आएगी जब आपके या तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे या आपने मिस डिक्लेरेशन किया होगा। अब जैसे हम बात करें मेडिकल गुड्स की,
यूएसए में जब यहाँ से जाती है तो हमने कई बारी ये देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है कि कंसाइनी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते और वो शिपमेंट वहाँ से वापस आ जाती है या कस्टम में डिटेन हो जाती है। तो आई मीन टेकिंग मतलब लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, हम हमेशा डॉक्यूमेंट्स पहले कंफर्म करते हैं। अगर आप कोई मेडिकल गुड्स भेज रहे हैं तो यूएसए की कस्टम की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके पास एफडीए सर्टिफिकेट्स वगैरह है या नहीं है। सिमिलर वे में अगर कोई इंपोर्ट आ रहा है बाहर से तो हम पहले डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट पूरा देखते हैं, हम पिक्चर्स भी मंगाते हैं कार्गो की कि आइटम क्या है, उनकी पिक्चर्स भी भेजिए। देन वी गाइड कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट्स जब पूरे होते हैं तभी हम एडवाइस करते हैं कि आप शिपमेंट मंगाइए। तो बिफोर शिपमेंट सर मंगाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास रिक्वायर्ड लाइसेंसेस है या नहीं है, चाहे वो इंडिया क्लियरेंस के लिए हो चाहे वो डेस्टिनेशन क्लियरेंस के लिए हो। सो यही एक तरीका है सर डिटेंशन से बचने के लिए। सर एक गलती जो कई एक्सपोर्टर्स करते हैं, रोज़ के जो जिनका एक्सपोर्ट जा रहा है वो भी गलती क्या करते हैं, उनका जो स्टाफ है उसी इनवॉइस को ओवरराइड करता है। आपकी पिछली शिपमेंट गई है बाई सी, आपने उसी में अमेंडमेंट कर दिया और आपने बाई एयर की शिपमेंट को बाई सी में करके आपने निकाल दिया। शिपमेंट चली कस्टम के अंदर में और वहाँ से पकड़ लिया कि आपकी तो इनवॉइस बाई सी लिखा हुआ है। आपकी सिर्फ एक गलती एयर और सी ना लिखने की वजह से आपकी पूरी शिपमेंट डिटेंशन में चली गई है। फिर आपको जवाब लिख, फिर कागज़ काले करो, फाइलें प्रेजेंट करो, शिपमेंट डिले कॉस्टली पड़ता है। एक छोटी सी मिस्टेक हम हर रोज़ देखते हैं, आपका टोटल टैली नहीं कर रहा, आपके स्टाफ ने उठा के शिपमेंट भेज दी, बट एज अ टीम, एज अ पार्टनर इन सप्लाई चेन, हमारा टीम उस शिपमेंट को वेरीफाई करती है कि आपका टोटल मैच हो रहा हो, आपका एचएस कोड प्रॉपर हो। हम गाइड करके ही शिपमेंट को एयरपोर्ट लेके जाते हैं ताकि ऐसा कोई चांस ना हो। बहुत रेयरली होता है कि हमसे भी कोई ऐसा कोई चीज़ मिस कर जाए, पर 99% हम आपके फर्स्ट चेक हैं। कस्टम्स पहले हम ही आपको पेपर वेरीफाई कर लेते हैं ये गलत है या सही है। अच्छा, अब एक नया एक्सपोर्टर आ गया जी, जैसे सरदार जी आ गया आपका चंडीगढ़ से, फर्स्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप क्या गाइडेंस आपकी रहेगी उसको? कोई भी नया, ये पॉडकास्ट देख के आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हो जी, लिंक्डइन पे आप लोग बहुत एक्टिव हो, तो कोई आ गया नया जी मुझे करनी है, जैसे वो पंजाब से आ गया आपके पास, स्टेप बाय स्टेप क्या गाइडेंस आपकी रहती है एक नए एक्सपोर्टर को? सर मैं पहला एक चीज़ एडवाइस करूँगा अपने हर एक व्यूअर को, अगर आप नए एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बिज़नेस में आ रहे हो, आपने कोई एक बायर ढूंढा अपने गुड्स के लिए, सो एक लालच में आके मत फंस जाओ कि मेरे को बायर मिल गया है। अपनी पेमेंट टर्म स्ट्रिक्ट करो। सर हमने देखा है कोविड के बाद से बायर बहुत स्मार्ट हो चुका है, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट इतने स्ट्रॉन्ग बनाता है कि कहीं आपका डिले हुआ 2 दिन का भी या 3 दिन का भी, वो ऑलमोस्ट 20% का आपको डेबिट दे देगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपनी पैकिंग बहुत सिक्योर करके चलनी है कि मे बी आई एम नॉट पेइंग एक्स्ट्रा इन द पैकिंग। एक सर एग्जांपल शेयर करूंगा, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, कंपनी बहुत बड़ी है, ऑटो कंपनी, जाइंट हैं वो लोग। उनके साथ क्या हुआ कि हमने RFQ विन करा और वो बहुत ही थिन लाइन पे हमें मिला। शिपमेंट आती है 800 किलो की, हम एयरपोर्ट लेके जाते हैं, उससे पहले हमने ऑफिस में उसका वेट करवाया, वेट निकलता है 600 किलो का, 200 किलो का डिफरेंस। दूसरी शिपमेंट आई नेक्स्ट डे ही, उसमें करीबन 100-150 किलो का फ़र्क। तीसरी आई, उसमें 200 किलो का फ़र्क। तो जब हमने उनको अपडेट करा तो वो कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, हम तो कितने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 2-3 फॉरवर्डर हैं, पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, किसी ने ये चीज़ नहीं बताई। तो सर फ़र्क कहाँ निकला? उन्होंने उनका जो ऑटो कंपनी थी, वो लोग बहुत सारे पार्ट्स भेजते थे, उन्होंने अपने एक पार्ट का वज़न करवाया था करीबन 10-12 साल पहले, तो उस वज़न की उस पार्ट का वज़न था लेट से 100 ग्राम। R&D हुई उस पार्ट पे कई सालों तक, वो पार्ट घट के रह गया 80 ग्राम का या 75 ग्राम का। तो आप तो गुणा कर रहे हो नंबर ऑफ पार्ट से, तो जो पार्ट का बक्सा बना 20 किलो का उस समय पे, आज वो रह गया 15 किलो का। सिस्टम आज 20 किलो उठा रहा है और किसी भी फॉरवर्डर ने कभी नहीं बताया कि आपका ये 100 किलो कम है। तो जो आपको कम चार्ज कर रहे हैं वो मार्जिन यहाँ से निकाल रहे हैं। एंड वी आर प्राउडली से सर, वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने उनके ऑपरेशंस को चेक करवाया, उनके प्रोसेसेस अलाइन करवाए, हर एक पार्ट की उसका वेट रीवेट करवाया, सिस्टम अपडेट करवाया। आज उनका प्रॉफिट सिर्फ लॉजिस्टिक्स से ही करीबन 10% बढ़ चुका है सर। अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसा कि आपने पूछा कि एज अ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर या इंपोर्टर आपको क्या ध्यान रखना है।
एज अ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको डिलीवरी कब देनी है अपने बायर को, और आपके पास टाइम कितना बचा है। उस टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं, आपको देखना है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। यू कैन कॉन्टैक्ट कंपनी लाइक अस, वी कैन हेल्प यू। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना टाइम लगेगा उन डॉक्यूमेंट्स को लाने में। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हो तो सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको अपना एडी कोड भी रजिस्टर कराना है बिफोर एक्सपोर्टिंग, उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाता है। तो आपको सारे शिपमेंट्स के जो माइलस्टोन है उसके टाइमलाइन ध्यान में रखते हुए आपको मोड चूज़ करना है कि बाय एयर बाय सी आपको ठीक पड़ेगा। एंड पेपर वर्क्स में तो सर हम हेल्प कर ही देंगे आपकी। अच्छा, इंपोर्ट में एक चीज़ बहुत होती भाई, और इसमें बहुत लोगों ने कमाया भी है, करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो है अंडर वैल्यूएशन। वो करनी चाहिए लोगों को, नहीं करनी चाहिए, उस पर सीज हो जाती है, अरेस्ट हो जाते हैं लोग, पेनल्टियाँ लग जाती बड़ी बड़ी, और उसमें कार्गो एजेंट भी फंसता है कई बार। या आपके क्लाइंट ने अंडर इन्वॉइस कर दिया, चीज़ है 100 रुपये की, कस्टम डिक्लेरेशन कर दी 50 की, और वो पकड़ी गई। अगर DRI, कस्टम, ED, पता नहीं क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है उसमें आप कैसे करते हो? हाउ डू यू नो कि ये क्लाइंट सही है गलत है? या क्लाइंट को एडवाइस करना कि कच्चा लालच है, हर आदमी कहता है ड्यूटी बच रही है जी, 20% 30% ड्यूटी बच रही है, चलो अंडर वैल्यू कर देते हैं, हवाले से पैसा भेज देंगे। हाउ डू यू एडवाइस देम, क्या करना चाहिए उनको? सर हमारा तो एक ऑनेस्ट एडवाइस है, प्लीज़ डू नॉट डू सच प्रैक्टिसेस। आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप कस्टम की नज़र में आओगे ज़रूर, और जिस दिन नज़र में आते हैं, आप चाहे पिछले 10 साल से काम कर रहे हो और आपने 10 साल में हमेशा अपने अंडर वैल्यू करके निकाल रहे हो, बट एक शिपमेंट गलत अगर कस्टम पकड़ में आ गई तो पिछले 10 साल का आपने जो भी बचाया होगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी आपको देना होगा। उसके साथ साथ आपकी IC पे चेक लग जाएगा, यहाँ तक कि आपकी IC भी कैंसिल हो सकती है। आप यू कैन बी IC क्या होता है? IC Import कोड, Export इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका, हाँ। वो भी सस्पेंड हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, और आपका जो प्रॉफिट है, जो नाम है आपका, सब खत्म हो जाएगा। सो माय ऑनेस्ट एडवाइस टू ऑल, प्लीज़ ये 10-5% की ड्यूटी मत बचाइए, अपना एक ब्रांड क्रिएट करिए आप। कस्टम इज लाइक यू नो कर्मा कैचेस अप Yes. सूनर और कानून लेटर के हाथ लंबे होते बहुत हैं। लंबे हैं हैं, सर, yes. ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते हो आप। कानून के हाथ वाकई लंबे हैं। कहता है, ऊपर वाला देख रहा है। तो ये आपकी इंडस्ट्री में अब टेक्नोलॉजी, AI, ट्रैकिंग कहाँ पे है, किस मूवमेंट पे है? बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। बहुत सर, बहुत एडवांस तो हो वो चुका है। आप लोग कैसे कर रहे हो उसको अपने बिजनेस में, जिसमें आप क्लाइंट्स को कैसे ट्रैकिंग देते हो पूरी, कि किस स्टेज पे शिपमेंट कहाँ पहुंची है, कब डिलीवर हो रही है? सर Step by हमने एक हर एक अकाउंट पे, और हमने हर एक कस्टमर के लिए एक डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस बंदा लगा रखा है, जो आपको समय समय पे आपकी शिपमेंट्स का अपडेट देता रहता है इन द फॉर्म ऑफ MIS। हमारे हर कस्टमर को सुबह 10 बजे तक एक MIS रिपोर्ट मिल जाता है, उसकी हर एक शिपमेंट की जानकारी उसको मिलती रहती है कि शिपमेंट यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, और डिलीवरी हो गई। और डिलीवरी के बाद आपको POD मिलती है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, कि ताकि आपका माल सही समय में डिलीवर हुआ है। उसमें बायर के कमेंट्स होते हैं कि सही कंडीशन में मिला है, और कई जगह तो हम सर फोटो भी मंगवाते हैं हम लोग कि ये देखो आपका माल सही समय में डिलीवर हो चुका है। उसके अलावा सर फ्रेट बहुत हद तक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं सारी कंपनियां, तो हम भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। आवर सॉफ्टवेयर इज़ इन प्रोग्रेस वेर इन कस्टमर कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट एंड चेक द रेट्स, एंड जो रेट के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें L1, L2, L3 सारा रेट अवेलेबल होगा, एंड वो अपने हिसाब से, उनके पास जितना टाइम है उस हिसाब से वो जो भी उनको सूटेबल हो वो मोड चूज़ कर सकते हैं। उनको सारी इन्फॉर्मेशन आइदर उनके ऐप में मिल जाएगी या उनको वेबसाइट में मिल जाएगी, उनके अकाउंट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग। AI जो है वो आगे चल के AI सारा राज करने वाला है, तो हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं सर। अब मैं एक्सपोर्टर हूँ या इम्पोर्टर हूँ, और मेरे पास एक 5-10 साल से कोई चल रहा है एजेंट, वो तो जी मुझे 60 दिन का उधार देता है, और आप कह रहे हो जी पैसे तो साथ के साथ चाहिए, मैं क्यों आपको काम दूँ? पेन पॉइंट है दिस इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्री सर, biggest pain point of the industry, and not every customer asks for 60-70 days credit sir, और नहीं, मैं तो 60 मिल रहा है,
मैं तुम्हें क्यों दूँ, मुझे 60 दिन मिल रहा है, एक 5 साल से पुराना एजेंट। और आपको ऐसे सवाल आते होंगे, यहाँ भी जो लोग देख रहे हैं वो लोग आपके पास आएंगे जी हमारी शिपमेंट कर दो, और आप कहोगे हमें तो बिल लगाते ही पेमेंट चाहिए जी, हफ्ते में चाहिए, 15 दिन में चाहिए, या एडवांस चाहिए, साथ जो भी आपकी टर्म है मुझे नहीं मालूम। वो क्यों बदले अपना एजेंट आपके पास क्यों है? सर क्यों बदले, एक होता है डायरेक्ट सेविंग, एक होती है इनडायरेक्ट सेविंग। डायरेक्ट सेविंग ऑब्वियसली बात है कि आपको 10 रुपये किलो कम मिल गया तो आपको डायरेक्ट सेविंग हो गई है। वी विल हेल्प यू हैविंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेविंग बोथ। इनडायरेक्ट सेविंग कैसी है कि अगर आपका कोई एक एम्प्लॉय आपकी शिपमेंट ट्रैक करने में दिन भर में आधा घंटा लगाता है, हफ्ते के एंड में 3.5 घंटे और मंथ के एंड में आपके 15 घंटे उस पर लग गए, और आपका औसतन एम्प्लॉय की तनख्वाह लेट से 30,000 रुपये की, तो आप कहीं ना कहीं उसका समय 5-7 हज़ार रुपये का वहाँ पे जा रहा है। तो हम वो काम आपके लिए करके देते हैं एक MIS के फॉर्म में। जैसे मैंने बताया कि सुबह 10 बजे आपके सिस्टम पे रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें आपको पूरी शिपमेंट का आपको लेखा जोखा पता चल जाएगा, शिपमेंट कहाँ पे पहुँची है। तो आपका वो एम्प्लॉय वो समय कहीं और लगा सकता है। कितने बचे आपके? 7,000 रुपये बचे। दूसरी चीज़, कहीं आपके उस फॉरवर्डर ने जो आपको 60 दिन की उधारी दे रहा है, कहीं शिपमेंट एक दिन में डिले कर दिया, कहीं डैमरेज लग गया, एक बायर के नाखुश हो गया, तो उसकी वैल्यू सर 60 दिन से बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको देते हैं इनडायरेक्ट सेविंग्स। और सर एक चीज़ ये भी है कि आज के समय पे एवरी एयरलाइन हैज़ कम टू 15 डेज़ नाउ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 60 दिन पे जाएंगे। इसमें हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि सर 30 दिन का है, सर्विस पे हम लोग जान दे सकते हैं, उधारी पे नहीं। सर हम आपको दे सकते हैं 10 गुना बेटर सर्विस, बिकॉज अगर आप टाइम से हमें पेमेंट हमें करेंगे तो हम अपनी एयरलाइंस को, अपने स्टाफ को टाइम से समय पे सैलरीज दे पाएंगे, उनके बिल का भुगतान कर पाएंगे। उसी के चलते एयरलाइंस हमारा कार्गो ऑफलोड नहीं करेगी और आपका कार्गो समय से पहुंचेगा। तो पेमेंट्स तो टाइम से सर आना इज़ लाइक हमारे लिए, आपके लिए रॉ मटेरियल मिल्क का कपड़ा होता है, हमारे लिए रॉ मटेरियल पैसा होता है। पैसा समय पे आएगा, सर्विसेज ऐसी मिलेंगी कि यू विल सेव मोर देन 10%। हम 60 दिन की उधारी की आपको कमिटमेंट नहीं कर सकते, बट आप हमें टाइम से पेमेंट करेंगे जो हमारे क्रेडिट टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमसे सर्विसेज आपको 10 गुना बेहतर मिलेंगी जो भी आपके करंट फॉरवर्डर होंगे। अगर हमें टाइम से पैसा मिलेगा, हम टाइम से अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देंगे, अपने वेंडर्स की पेमेंट करेंगे, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि हम आपको 10 गुना बेहतर सर्विस देंगे। सो 60 डेज़ क्रेडिट इज़ नो। 5 मिस्टेक एक्सपोर्टर इंपोर्टर को जो अवॉइड करनी चाहिए। 5 मिस्टेक्स, अपने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करें बिफोर यू फाइनली द शिपमेंट। अपनी इनवॉइस में चेक करें थॉरोली कि आपके शिपिंग टर्म्स अच्छे से कैप्चर हों। तीसरी चीज़, आपका HS कोड ठीक से आपने उसको कैप्चर करा हो। चौथी चीज़, अपने शिपमेंट के पैकिंग को अच्छे से चेक करें, क्योंकि सर्दियों के या बारिशों के दिनों में आपका डब्बा नमी खा जाता है और डब्बा जो रखा जाता है एयरपोर्ट, तो डब्बे फट जाते हैं, ख़राब हो जाता है। 5वां मैं बता देती हूँ। व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर आपकी शिपमेंट में फ्रेट एंड इनवॉइस वैल्यू प्रॉपर नहीं है, शिपिंग टर्म प्रॉपर नहीं है, तो डेस्टिनेशन पे बायर को ड्यूटी असेस करने में बायर के ब्रोकर को दिक्कत आ सकती है। तो दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर सो दैट जब डेस्टिनेशन पे शिपमेंट पहुँचे तो उनको ये क्लियर हो कि शिपमेंट में एक एक आइटम, इनवॉइस में एक एक आइटम प्रॉपर है, वैल्यू प्रॉपर है, फ्रेट प्रॉपर है, डेस्टिनेशन पे ड्यूटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। बायर आपको रात को परेशान नहीं करेगा कि मेरी शिपमेंट क्लियरेंस में है और आप मुझे बताओ इसमें आपने इनवॉइस को क्लैरिफाई करो। सो वो भी एक बायर के लिए इरिटेटिंग पॉइंट हो जाता है कि इनवॉइसेस आर नॉट क्लियर, टर्म्स आर नॉट क्लियर, तो उसको आपको मेल लिखना पड़ रहा है एंड बैक एंड फोर्थ आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, जिससे कि आपके 24 घंटे भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सेव करने होते हैं। शिपमेंट ऑन अराइवल क्लियरेंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक टर्म बहुत क्लियर हो इनवॉइस पे। कोई भी नया एक्सपोर्टर बन रहा है या इंपोर्टर बन रहा है, 5 चीज़ें उसको क्या ख्याल रखनी चाहिए? लॉजिस्टिक छोड़ो, बायर से लेके कुछ भी जो वो कर रहा है, 5 चीज़ें। आपने तो बहुत सारी सक्सेस, फेलियर, गलतियाँ, अच्छी चीज़ें, सब कुछ देखा है, इतने साल हो गए आप लोग को लॉजिस्टिक में। तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को 5 चीज़ों का क्या ख्याल रखना चाहिए, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक? चाहे वो कस्टमर की रेपुटेशन हो गई, पेमेंट टर्म्स हो गई, कस्टम्स हो गया, 5 चीज़ें बता दो जरा। सर पहली चीज़, अपनी कमिटमेंट
आपने बायर को क्या कमिट करा है कि डिलीवरीज कैसे होंगी, आपकी क्वालिटी कैसे होगी। दूसरी चीज़ कंप्लायंस, आपको कंप्लायंस में बिल्कुल भी अपनी वो नहीं करना है। आपको जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है आपको वो पूरी करनी है कि आपको जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए आपको वो करके देना है। तीसरी चीज़, आपको अपने 10-5% कि मैं फॉरवर्डर यहाँ बचा लूँ, या मैं डब्बे पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, या ड्यूटी बचाने के लिए मैं गलत एचएस कोड यूज़ कर लूँ, आप वो चीज़ नहीं करेंगे। सब मैंने देखा है कि कई एक्सपोर्टर्स को मैंने देखा है कि बायर से क्लियरेंस इंस्ट्रक्शन लेने में उन्हें बड़ा संकोच होता है। बायर डिस्टर्ब हो जाएगा, बायर नाराज़ हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसी से क्लियर कर दो। तो मैं बताना चाहूँगी कि क्लियरेंस डिटेल और क्लियरेंस इंस्ट्रक्शन लेना बायर से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने टाइम्स मैंने देखा है एक्सपोर्टर्स कहते हैं अरे मैडम ऐसे ही क्लियर कर दो, देख लो, आप अपने फॉरवर्डर को बोलो को ऐसे ही क्लियर कर दे। नहीं, बायर के साथ में उनके क्लियरेंस क्या इंस्ट्रक्शन है। यूएसए के केस में पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होती है, तो उनका अपना ब्रोकर है। यूएसए केस में मैनी टाइम्स आता है आप डोर डिलीवरी कर दो, बट कस्टम क्लियरेंस वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती है। ब्रोकर या तो जो बायर है वो अपना ब्रोकर अपॉइंट करेगा, या हमारे एजेंट को वो पावर ऑफ अटॉर्नी देगा कस्टम क्लियरेंस के लिए। इशू आता है, उनको पूछने में थोड़ा सा संकोच होता है, बट अगर आप एजुकेट कर दो तो उनकी समझ में भी आ जाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन विद द बायर। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद बायर उनका होना चाहिए, जो उनको शिपमेंट से रिलेटेड जब वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी तो कम्युनिकेशन किससे करना है, कौन डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, वो एक क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आई थिंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने कई सारे इंपोर्टर्स में देखी है, फर्स्ट टाइम इंपोर्टर्स के साथ में, वो क्या करते हैं कि अपना इंपोर्टर काम शुरू कर रहे हैं, अपने उस सप्लायर को पेमेंट किसी और दोस्त से करवा दिया अनजाने में, और इंपोर्ट आ गया है उसके नाम पे, और बैंक में आपकी खड़गी हो गई है बिल ऑफ एंट्री आपके नाम की। आप पेमेंट कैसे कर रहे हो उसकी? अब पेमेंट चली गई है आपके दोस्त की कंपनी के नाम से, तो बैंक कभी भी उसको सेटल नहीं कर पाएगा और आपकी पेमेंट बैंक में हमेशा खड़ी रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी इंपोर्ट कर रहे हो, आप पेमेंट अपने सप्लायर को अपने ही अकाउंट्स और अपनी कंपनी के नाम से ही करेंगे। लोग कभी कभी क्या भी करते हैं कि मेरे ग्रुप कंपनी है, बैंक उसको भी नहीं मानेगा। आपकी 2 कंपनियां हैं, तो आप जिस कंपनी में इंपोर्ट कर रहे हैं उसी कंपनी के करंट अकाउंट से आप अपने बायर को, अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे। मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ। जो एवेबल की कॉपी है और जो बिल ऑफ एंट्री की कॉपी है और जो बैंक में पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट जाएंगे, उसमें शिपर कंसाइनी सब एक होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एवेबल और बिल ऑफ एंट्री पे इंपोर्टर कोई और है, पर जब आप पेमेंट कर दी है या करने जा रहे हैं वो किसी और अकाउंट या किसी और नाम से करने जा रहे हैं। तो जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो मैच होनी चाहिए आपकी बिल ऑफ एंट्री और एवेबल में जो डिटेल्स हैं उससे। अदरवाइज़ बैंक ना पेमेंट नहीं करेगा। अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी होगी तो आप वो पेमेंट को बैंक से नॉक ऑफ नहीं कर पाएंगे। एक और टर्म होती है एक्सपोर्ट में लैंडेड ड्यूटी पेड, या इंपोर्ट में मैंने किसी से कार्गो बुक किया, अब वो उस शहर से पोर्ट तक आना है, मान लो एक्सपोर्टर नहीं कर रहा, वो आपको वहाँ हैंडओवर कर देगा जी, आप वहाँ की भी क्लियरिंग कराओ। मान लो चाइना से कुछ मंगा रहा हूँ, अब चाइना में कस्टम क्लियरेंस होनी है, उसकी फैक्ट्री से माल पोर्ट तक लाना है, पोर्ट पे क्लियरेंस करनी है, फिर वो यहाँ आना है, यहाँ पे तो क्लियरेंस आप करते ही हो। एक टर्म ही होगी। एक्सपोर्टर के लिए मेरा बाहर कहता भैया ड्यूटी व्यूटी पे करके तुम यहाँ मुझे डिलीवर कर दो मेरे घर पे, मुझे नहीं है झंझट में पड़ना, मैं कस्टम एंट्री। क्या ये भी करते हो आप? बिल्कुल Yes, सर। sir. हम आपका माल आपकी फैक्ट्री से उठा के आपके बायर के वेयरहाउस तक छोड़ कर आएंगे, जिसमें क्लियरेंस हम यूएसए में, अगर आपकी शिपमेंट जा रही है तो यूएसए में क्लियर करवा के आपको जो वहाँ की ड्यूटी आएगी हम आपको यहाँ बिल कर देंगे। ओ वाह, तो ये बहुत आपको अच्छा हाँ जी, पूरा एंड टू एंड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें कि आपका बायर को कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। और सेम इंपोर्ट में भी आप फैक्ट्री से उठा के हाँ जी, वहाँ से क्लियर करा के यहाँ तक यहाँ पे डोर पे यस, डिलीवरी हाँ हमारे जी। घर पर। सर आफ्टर कोविड ये बहुत हो गया है कि जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो एंड ट्रम्प की ड्यूटी के बाद एक्सपोर्टर अपने बायर को वैल्यू देने के लिए और ऑर्डर विन करने के लिए वो डीडीपी टर्म प्रपोज कर रहे हैं, सो दैट एक ल्यूक्रेटिव ऑफर बना सकें बायर के लिए। तो डीडीपी काफ़ी आजकल वो है और हम लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। एक और बड़ा सेगमेंट है ई कॉमर्स, यस, जो Amazon.com यूएसए में बेचते हैं, फुलफिल बाय अमेजॉन। अमेजॉन के वेयर हाउस में माल पहुंचाना होता है। हाँ जी।
उसमें भी आप एक्टिव हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सर। हम लोग ऐसे कई सारे जयपुर के, आगरा के बहुत सारे कस्टमर्स हम बहुत लोग सारे D2C ब्रांच हैं सर, D2C brands के लिए जिनके हम हम लोग FBA Amazon- सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज, चाहे वो यूएसए में हो, यूके में हो, हम लोग हर तरफ उनकी डिलीवरीज करते हैं। हमें अच्छे से पता है उनका कानून कैसा, उनके नियम कैसे हैं और कैसे उसको कस्टमर के करवाना है हमने, तो हमें अच्छे से करना आता सो है। बाय सी बाय एयर दोनों हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट। आज भी अगर आप अपने लॉजिस्टिक को, अपने कार्गो को, अपनी शिपमेंट्स को सिर्फ एक बैकएंड का छोटा सा हिस्सा समझ रहे हो, तो आज के बाद इसको सीरियसली लेना, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका नुकसान है, ये आपकी खुद की रेपुटेशन है, ये आपका कस्टमर है और आपका फ्यूचर बिजनेस है। तो उसके लिए ध्यान करें कि आप जो भी अपने साथ लॉजिस्टिक पार्टनर लें, सोच समझ के लें, इससे जो कुछ सीखा हो वो करें। इनसे काम करना हो, डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल है, इनसे डायरेक्ट टच कीजिए और इन लोगों को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। अच्छे लोग हैं, मेरी कोचिंग में हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोग सेटिस्फाइड हैं। तो अगर आपको वो जचता हो या आप किसी से भी काम कर रहे हो तो इससे सीख के आप वो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच लोकेश एंड सरिता, इट वॉज ग्रेट प्लेजर हैविंग यू थैंक यू वेरी मच। टुडे एट तजुर्बा पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके सर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस एंड हैड अ गुड टाइम विद यू सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा हो तो आपके सर्कल में ज़रूर कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं इनको बोलूँगा कि वहाँ पे जवाब आपको देते रहें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, या आप डायरेक्टली इनको फ़ोन या ईमेल के ज़रिए इनके ऑफिस में बात कर सकते हैं। थैंक यू।